हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिटी में सेक्शन में जो कि सुपर इन्वेस्टर का चैनल का कम्युनिटी सेक्शन है, उसमें मैं बार बार एक सर्वे डालते रहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का हाल क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर पोर्टफोलियो। एंड मैं देखता हूँ कि मोर देन 50% लोगों को 20% से ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब उनका पोर्टफोलियो अभी माइनस में है, किसी का 15% है, 20% है, 25% है, और काफ़ी लोगों का, मोस्ट ऑफ द पीपल का 30% से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो माइनस में चला गया है। तो आपसे गलती क्या हुई ये भी हम लोग जानेंगे। फ्यूचर में आपको पोर्टफोलियो बचाने के लिए हाउ टू सेव योर पोर्टफोलियो, उस बारे में भी जानेंगे। मार्केट में भी आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देखिए एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो कि आगे आने वाले दिनों में अपना लॉस जो हो रहा है वो कम कर सके। लॉस सभी को हो रहा है। लॉस मतलब ऐसा है जिसका पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल 30% से प्रॉफिट में था, उनका पोर्टफोलियो अभी आ चुका है 5 to 10% प्रॉफिट में, और जिनके पोर्टफोलियो 5 to 10% प्रॉफिट में थे वो लॉस में चले गए, जिनके लॉस में थे फर्दर लॉस में चले गए। तो ये सभी के साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये हो रहा है। तो इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमेशा ही ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आपका नज़रिया क्या है मार्केट के बारे में, कि आपका लॉन्ग टर्म। देखिए क्या होता है, जब कोई शेयर प्रॉफिट में चलता है ना, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो लॉन्ग टर्म के लोड करने वाला, मुझे बेचना नहीं है। और जैसे ही वो शेयर माइनस में चला जाता है, हम लोग सोचने लग जाते हैं यार ये तो बेकार शेयर है, नीचे गिर गया, अब मैं इसको होल्ड करूँ या सेल कर दूँ। तो ये टेम्प्रेरी गिरावट है। एक्चुअली देखा जाए तो आपने सबसे बड़ी गलती, सबसे फर्स्ट गलती सब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कि जब मार्केट गिरने वाला होता है जब भी शेयर बेचते नहीं है, क्योंकि वो एक तो प्रॉफिट में होता है तो उनको लालच होता है कि प्रॉफिट का शेयर मैं कैसे बेच दूँ। तो वो ये समझते नहीं है कि भाई ये प्रॉफिट का शेयर लॉस में आएगा, मार्केट गिरेगा। तो कोई भी शेयर इम्यून नहीं है, अजय नहीं है हरदम कि भाई नहीं गिरेगा, ऐसा मार्केट के साथ सभी शेयर गिरते हैं। तो जब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये आपने गलती की। दूसरी बात, कोई शेयर लॉस में था तो आपने ये सोचा कि भाई मेरे को अभी 10% लॉस हो रहा है तो मैं कैसे बेच दूँ, और बाद में वही शेयर आपको अभी दिख रहा है 20 से 30% लॉस में, तो आपको और दुख हो रहा है कि यार जब बेच देता तो अच्छा रहता। तो सबसे बड़ी गलती कभी भी हम लोग ये करते हैं कि एक तो हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में लॉस बुक नहीं करते हैं। कभी भी फ्रेंड्स लॉस बुक कर देना पड़ता है जब हमें पता है कि आगे खतरा है। तो अभी हाथ टूटा है तो बाद में टांग भी टूट जाएगी, उसके पहले ही हमें रुक जाना पड़ता है। पर हम लोग क्या करते हैं, भाई हाथ ही टूटा है, अभी तो चल सक रहा हूँ मैं, और चलूँगा आगे, देखते क्या होता है। फिर बाद में हमारा पैर भी टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना होता है। जब हमें पता है तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि भाई एक लिमिट बांध देना चाहिए कोई भी शेयर में, कि भाई 10% लॉस हो गया, अब मार्केट में आगे और सब बैड न्यूज़ आ रही है, तो इसका बेटर है कि मैं अभी इसमें से निकल जाऊँ, भले ही आई विल री एंटर इन दिस स्टॉक एट द लोअर लेवल। तो उससे आपका लॉस घट जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मुझे भी लॉस है पोर्टफोलियो में, पर इतना नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि मैंने अराउंड 15 डेज से 1 मंथ बैक ही मैंने धरोधरा करके अपना पोर्टफोलियो खाली करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वॉर का सिचुएशन क्रिएट होते जा रहा था और आगे बाद में वॉर भी शुरू हो गया, तो मैंने और ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया। अब इस बार ऐसे बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है पहले। काफ़ी लोग बोलेंगे फिर आपने बताया नहीं हमको। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, मैंने, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में मार्केट एजुकेशनल नाम का जो एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देखिए। मैंने बार बार वार्न किया है कि लॉस बुक करके बेचना ज़रूरी हो जाता है, रिशफल करना ज़रूरी हो जाता है, पर हम लोग टाइम पे नहीं करते हैं, उसके कारण हमें लॉस बढ़ते जाता है। तो लॉस बुक करने से डरना नहीं होता है, क्योंकि हमारा पैसा बचता है। फॉर एग्जांपल, आपका 100 रुपीज़ का शेयर था, मार्केट की गिरावट में 80 रुपीज़ आ गया। अगर आपको दिख रहा है कि आगे वो चला जाएगा 50 रुपीज़, तो आपने कम से कम भाई 80 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको 20 रुपीज़ ही लॉस होगा। जब वो 50 पहुँच जाएगा तो आपको 50 रुपीज़ का लॉस होगा। ये बात आप लोग समझते नहीं हो। अगर आप 100 का शेयर आपने लिया, आपने 80 में बेच दिया, 20 रुपीज़ लॉस हुआ, बाद में वो शेयर आपको 50 में मिल जाता है, तो आपका सीधा 30 रुपये बच जाता है, 30 रुपीज़ आपके सेव हो जाते हैं लॉस। और बाद में आप जब 50 में फिर से वो शेयर को लेते हैं, तो जब वो शेयर बढ़ता है, जब मार्केट करे, जब फिर से रिकवर करेगा फ्रेंड्स, तो ये शेयर फटाफट रिकवर करेंगे। तो 50 का शेयर फिर से 80 जाएगा, तो आपका जो 20 रुपीज़ का लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और 10 रुपीज़ का प्लस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इस हिसाब से आपने कोई भी शेयर में एंट्री करना चाहिए। हाँ, पर अगर आपका नज़रिया 6 मंथ्स टू 1 ईयर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। फिर आप शॉर्ट टर्म के ये जो गिरावट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर ऐसा नहीं कि परमानेंट इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही ये सब सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी, मे बी इन 2-3 मंथ्स फिर से हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी, जब आपका जो लॉस है फिर से रिकवर हो जाएगा।
तो डिसीजन आपको लेना है कि हाउ यू हैव टू डू। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आने वाले दिनों के लिए हमें क्या करना चाहिए। मार्केट में अभी भी काफ़ी फियर है और एक एक्सपेक्टेशन काफ़ी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि मार्केट विल टच 15,500, निफ्टी विल टच 15,500। ऐसा काफ़ी लोग इसमें प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे हो रहा है। उसके कारण देखिए क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, उसके कारण वीट का रेट बढ़ गए, मेटल्स के रेट बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की हो या फेड बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है या यूरोप से, सब लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कि जो सब जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो ओवरऑल सभी चीज़ों का रेट बढ़ेंगे। उसके कारण क्या होगा कि सभी कंपनियों के प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी क्या क्या फैक्टर्स है जो आने वाले दिनों में मार्केट के फॉल को कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वॉर के कारण क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो ओवरऑल पेट्रोल डीजल के रेट पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे, एलपीजी सिलेंडर्स के रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये काफ़ी फैक्टर्स हैं। और चाइना ताइवान का अगर वॉर हुआ तो उसके कारण और भी आग में घी डालने का काम करेगा मार्केट के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आने वाले दिनों में हमें पता नहीं क्या होगा, और इसका इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर पे भी पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के कोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कोयला के रेट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को। आपने देखा होगा सीमेंट के स्टॉक बहुत गिर रहे हैं। उसका कारण ऐसा है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कोयला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फर्नेस वगैरह में, तो उसका रेट बहुत बढ़ने के कारण इनके मार्जिन्स घट जाएंगे। वो डर के मारे भी सीमेंट के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी एक्शन को रिएक्शन होता है जिसके कारण शेयर्स गिरते हैं। और हमें ये देखना होता है कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर में हमें एक पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा और कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव सेक्टर कौन से रहने वाले हैं। तो एयरलाइंस के जो स्टॉक है, मतलब अभी क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो एयरलाइंस के स्टॉक घटेगा, एयरलाइन के उस पर इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने कोयले के बताया तो सीमेंट स्टॉक पे उसका असर हो रहा है। ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसको लॉस होगा आने वाले दिनों में। और उसके अलावा फ़ायदे में कौन से शेयर रह सकते हैं वॉर के कारण, तो मेटल्स, इडेबल ऑयल्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। और इवन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ेंगे तो सोलार के जो डिमांड बढ़ जाएगी, सोलार का डिमांड बढ़ेगा, या फिर विंड पावर के ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे तो उसके कारण सोलर और विंड एनर्जी के स्टॉक्स में अच्छा फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने बता दिया, मेटल बता दिया, एडिबल ऑयल बता दिया। तो इन सेक्टर्स पे आपको नज़र रखकर इस सेक्टर के स्टॉक्स पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इवन आईटी सेक्टर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वॉर का, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके स्टॉक्स पे भी आप नज़र रख के थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस मार्केट की गिरावट में। आपने ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं इस मार्केट की गिरावट में। आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि काइटेक्स गारमेंट्स है, बाद में मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, केपीआईटी है, बोरोसिल रिन्यूएबल है, बाद में ग्रेविटा इंडिया है। ये जो स्टॉक्स है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे काफ़ी स्टॉक्स होंगे, आपने भी स्टडी करना चाहिए। तो ये स्टॉक्स देखिए, जैसे बाकी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ गिर जाते हैं, ये स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जब मार्केट चलेगा तो ये स्टॉक्स भागेंगे भी उतना ही स्पीड से। तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रखना चाहिए जो हमारा जो लॉस हो रहा है वो जल्दी रिकवर करके दे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। आपने ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक है कि बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं मार्केट के रिएक्शन से, ऐसे स्टॉक्स में से आपने निकल जाना चाहिए। आपने ऐसे भी स्टॉक्स देखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जिसका Q3 का रिजल्ट खराब आया है, या आने वाला क्वार्टर भी खराब आ सकता है, Q4 का रिजल्ट भी खराब आ सकता है। वो सेक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर्स के कारण आने वाले दिनों में ये जो मार्च क्वार्टर खराब आएगा। तो अभी से आप निकल जाएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट और ख़राब आया तो और भी आपके लॉस को बूस्ट मिल सकता है, लॉस और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सब स्टडी करके आपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते रहना पड़ता है कंडीशन के हिसाब से, मार्केट में अभी क्या चल रहा है वो हिसाब से। तो जिसका दिसंबर क्वार्टर ख़राब आया है वो शेयर में ज़्यादा गिरावट होगी, जिसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है वो शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। ये भी फैक्टर डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए बचाने के लिए। अब मार्केट 15,500 जाएगा ऐसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर यूज़ हुआ यूक्रेन रशिया वॉर में,
या फिर कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो गई तो उसके कारण मार्केट और क्रैश हो सकता है, या फिर जो क्रूड ऑयल के रेट है वो अभी 120 से लेकर 130-40 तक चले गए तो उसके कारण भी मार्केट में और प्रेशर आएगा। तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो इसीलिए, और ये वॉर किसी को लगा नहीं था इतने दिन खींचा जाएगा, सबको लग रहा था 2 to 3 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी ये वॉर चल रहा है और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, ना ही रशिया मानने को तैयार है। तो मे भी आने वाले दिनों में 5-10 डेज़ और लग सकते हैं वॉर को ख़त्म होने के लिए। तो वॉर ख़त्म होने के बाद भी एक पॉजिटिविटी आएगी, और उसके इम्पैक्ट में काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तो इसीलिए आप बहुत बुलिश होकर ज़्यादा बाय मत कीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो आप बाय कीजिए, पर थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, स्टेप बाय स्टेप बाय कीजिए। और मैं और एक बात बताना चाह रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, मैं पहले भी बताया है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं उसमें भी आपको लॉस हो रहा है, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। मतलब आपका 100 रुपीज़ का स्टॉक 70 रुपीज़ आ चुका है, और दूसरा कोई अच्छा स्टॉक है जो कि 100 से वो भी 70 रुपीज़ पे आ चुका है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो ख़राब स्टॉक है, जिसका कोई पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर नहीं है, या उसके सेक्टर को आगे वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होप नहीं है, तो आपने लॉस बुक करके 70 रुपीज़ में वो स्टॉक बेच के दूसरे स्टॉक में एंट्री मारना है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। ऐसे सेक्टर में आप एंट्री मारेंगे तो आपका लॉस जल्दी रिकवर होगा। ये बात आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करिए आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, या जिसका इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में जो फैक्टर्स है उस पर पड़ेगा, उसके कारण वो स्टॉक्स में से आप निकल जाइए लॉस बुक करके, और दूसरे स्टॉक्स में एंट्री कीजिए जिसमें आपको वो भी डिस्काउंट पे ही मिल रहे हैं, तो आपको वो शेयर जल्दी आपको प्रॉफिट करके देंगे। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करके सिस्टमैटिक अगर आपका पोर्टफोलियो रिशफल करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में आपको जो लॉस हुआ है वो जल्द से जल्द आपको रिकवर करते हुए दिखेगा। सो आई होप फ्रेंड्स, और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कितना लॉस हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस में है, और आपका कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है। आप कमेंट करके बताना, जिसके कारण सबको समझ में आए, और आपके हिसाब से कौन से स्टॉक जल्दी भागेंगे या कौन सा सेक्टर प्रॉफिटेबल रह सकता है आने वाले दिनों के लिए, वो भी कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। थैंक यू।